मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं रीना हमारे चैनल ज्ञान गंगा एजुकेशनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैंने हिंदी साहित्य की एक सीरीज़ शुरू कर रखी है। तो जो भी स्टूडेंट अपनी CUT की, UGC हिंदी नेट की, TGT PGT हिंदी की या फिर किसी भी स्टेट के कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपका विषय यदि हिंदी है, तो ये सीरीज़ आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो चलिए हम आज अपनी क्लास को शुरू करते हैं। आज का जो हमारा विषय रहेगा वो रहेगा नवलेखन काल या नई कविता का युग। तो इससे पहले जो मैंने आपको प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, इनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उनसे इनमें कौन कौन से प्रमुख कवि आते हैं, उनकी कौन कौन सी प्रमुख रचनाएं हैं, उन सभी को विस्तार से पढ़ाया है। तो जिस भी स्टूडेंट ने उन वीडियो को नहीं देखा है तो वो प्लेलिस्ट में जा करके वहाँ उनको देख सकता है। तो चलिए हम आज अपनी नवलेखन काल या नई कविता से युग से संबंधित जो हमारी वीडियो है आज उनको हम शुरू करते हैं। इस जो नवलेखन काल है या जिसको नई कविता के युग से भी के नाम से भी जाना जाता है, इसका जो समय रहा था वो रहा था 1553 ईस्वी से अब तक का जो इसका समय है वो हमारा नई कविता युग के अंतर्गत आता है। तो भारत की आज़ादी के बाद एवं नया संविधान लागू होने के बाद नए नए कवियों को लेकर के जो कविताएं हिंदी में लिखी गई उनको ही नई कविता के नाम से पुकारा जाता है। तो नई कविताएं कौन सी है, किसको नई कविता कहते हैं कि आज़ादी के बाद और जो हमारा नया संविधान लागू हुआ था उसके बाद जो भी नए कवि आए हैं उनके द्वारा उनको लेकर के हिंदी में जो कविताएं लिखी गई वो हमारी नई कविता के नाम से पुकारी जाती है। सामान्यतः प्रयोगवादी जो काव्य धारा है उसका विकसित रूप ही क्या कहलाता है, उसका जो विकसित रूप है वही नई कविता के नाम से जाना जाता है। आज्ञा जी ने इस युग में स्वयं कविता लिखने के साथ साथ जो और भी अन्य कवि थे उनको भी क्या किया था, प्रेरित किया था, उनको भी प्रोत्साहित किया था कविताएं लिखने के लिए, जिसके कारण आज्ञा जी को नई कविता का आज्ञा जी को क्या कहा जाता है, नई कविता युग का भारतेंदु कहा जाता है। किसको, आज्ञा जी को कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने खुद तो कविताएं लिखी थी, साथ ही साथ जो और भी कवि थे उनको कविताएं लिखने के लिए उन्होंने प्रेरित किया था। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने प्रयोगवाद और नई कविता दोनों के समेकित रूप को क्या कहा है, अति यथार्थवादी काव्य परंपरा के नाम से पुकारा है। तो ये किसने कहा है, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने कहा है। किसको, प्रयोगवाद और जो नई कविता उन दोनों के समेकित रूप को, मिश्रित रूप को जो है अति यथार्थवादी काव्य परंपरा के नाम से उसको पुकारा है। अब हम अपने अगले जो तथ्य हैं उनको देख लेते हैं कि जो डॉक्टर नामवर सिंह और डॉक्टर रामविलास शर्मा ने नई कविता को क्या कहा है, तो उन्होंने प्रयोगवाद का छद्म रूप कह करके पुकारा है। किसको, नई कविता को। डॉक्टर गिरजा कुमार माथुर एवं बालकृष्ण भट्टराई ने छायावाद के बाद लिखी सभी कविताओं को नई कविताओं में शामिल किया है। और जो हमारे जगदीश गुप्त द्वारा संपादित, किसने, जगदीश गुप्त द्वारा जो संपादित नई कविता पत्रिका के माध्यम से नई कविता आंदोलन काव्य धारा को सर्वाधिक प्रचार प्रसार मिला है। यानी कि जो जगदीश चंद्र गुप्त है उनकी जो पत्रिका थी, कौन सी, नई कविता, उसके माध्यम से नई कविता आंदोलन जो शुरू हुआ था उसको काफ़ी प्रचार प्रसार इसके माध्यम से किया गया। 1960 के ईस्वी के आसपास इस युग में अनेक कविता आंदोलन चले थे। डॉक्टर जगदीश गुप्त ने स्वरचित किस्म किस्म की कविता रचना में इस प्रकार के 45 आंदोलन जो शुरू हुए थे उस समय में, तो उनमें से कौन कौन से प्रमुख थे उनका जो उल्लेख है वो नीचे दिया गया है। तो चलिए उनको देख लेते हैं कि वो कविता आंदोलन कौन कौन से और उनके प्रवर्तक कौन कौन से हैं। नई कविता आंदोलन जो चला था उसके प्रवर्तक कौन थे, तो उसके प्रवर्तक डॉक्टर जगदीश गुप्त थे। उसके बाद अकविता आंदोलन, इसके जगदीश चतुर्वेदी प्रवर्तक रहे। साठोत्तरी कविता आंदोलन के जो प्रवर्तक थे वो ललित गुप्त थे। ताजी कविता आंदोलन, इसके प्रवर्तक कौन रहे, तो इसके प्रवर्तक लक्ष्मीकांत वर्मा रहे। नवगीत आंदोलन के प्रवर्तक कौन रहे, तो राजेंद्र प्रसाद सिंह व शिव शंभुनाथ सिंह, ये जो है हमारे किसके, नवगीत आंदोलन के प्रवर्तक रहे थे। वाम कविता या प्रतिबद्ध कविता आंदोलन, इसके प्रवर्तक कौन रहे, तो इसके प्रवर्तक परमानंद श्रीवास्तव रहे हैं इसके प्रवर्तक। अस्वीकृत कविता आंदोलन के प्रवर्तक कौन रहे, तो ये श्री राम शुक्ल जो है इसके प्रवर्तक रहे हैं। इसके अलावा और भी जो आंदोलन है तो वो कौन कौन से हैं, जैसे
युयुत्सावादी या वाम कविता आंदोलन। तो इसके प्रवर्तक कौन रहे? तो इसके प्रवर्तक थे श्री राम सिंह सुलभ। उसके बाद सनातन सूर्योदय कविता आंदोलन, इसके प्रवर्तक वीरेंद्र कुमार जैन। समकालीन कविता आंदोलन के प्रवर्तक विशंबर नाथ उपाध्याय। मंत्र कविता आंदोलन के सुरेश वात्सायन। सहज कविता आंदोलन इसके राजेंद्र प्रसाद सिंह व शंभुनाथ सिंह। विचार कविता आंदोलन के महीप सिंह व नरेंद्र मोहन। आज की कविता आंदोलन के हरीश मदानी। नव प्रगतिशील काव्य आंदोलन के नवल किशोर। तो ये जो है हमारे कविता आंदोलन थे और उनके प्रवर्तक थे। अब जो है नई कविता के कौन कौन से प्रमुख कवि रहे हैं और उनकी कौन कौन सी महत्वपूर्ण विशेषताएं रही, कौन कौन सी उनकी प्रमुख रचनाएं रही हैं, तो चलिए उनको भी हम जान लेते हैं। पहले जो हमारे नई कविता युग के प्रमुख कवि आएंगे वो आएंगे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। इनका जन्म 1927 ईस्वी में और मृत्यु 1987 ईस्वी में हुई थी। इनकी प्रमुख रचनाओं को देख लेते हैं। तो इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? काठ की घंटियाँ, खूटियों पर टंगे लोग, बांस का पुल, जंगल का दर्द, कुआनो नदी, एक सूनी नाव, गरम हवाएं, कोई मेरे साथ चले। तो ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं किनकी? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की। तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना से संबंधित कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य हैं तो उनको जान लेते हैं। जो खूटियों पर टंगे लोग, ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना है। इस रचना के लिए इनको 1983 ईस्वी में कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको मिला था। इनके द्वारा दिनमान, प्रतीक, पराग, नई कविता, इन पत्रिकाओं का क्या हुआ था? इन पत्रिकाओं का संपादन कार्य इनके द्वारा किया गया था। दिनमान पत्रिका में प्रकाशित होने वाली रचना कौन सी? चर्चे और चरखे स्तंभ लेखन के कारण इनको सर्वाधिक प्रसिद्धि प्राप्त हुई थी। तो कि ये किसके विषय में है जान रहे हैं हम? तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के विषय में हम जान रहे हैं। अगले जो हमारे कवि हैं वो है कुंवर नारायण। इनका जन्म 1927 ईस्वी में और मृत्यु 2017 में इनकी हुई थी। उनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं चक्रव्यूह 1956 ईस्वी की रचना, परिवेश हम तुम 1961 की रचना, आत्मजयी 1965 की रचना, ये इनकी प्रमुख रचना है। अपने सामने 1979 ईस्वी की रचना, कोई दूसरा नहीं 1993, इन दोनों 2002 ईस्वी की, वाज सरवा के बहाने 2008 और हाशिए का गवाह 1909 ईस्वी। तो ये जो है कुंवर नारायण की प्रमुख रचनाएं हैं। इनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य कौन से हैं तो उनको हम जान लेते हैं। आत्मजयी कुंवर नारायण की सबसे प्रसिद्ध रचना मानी जाती है और ये रचना कंठो उपनिषद के यम नचिकेता संवाद पर आधारित ये रचना मानी जाती है। इस रचना में नचिकेता को प्रबुद्ध नई चेतना का प्रतीक और उसके जो पिता थे वाज सर्वा उनको पुरानी पीढ़ियों के वाहक मूल्य के रूप में माना गया है, कोई दूसरा नहीं। ये जो इनकी प्रमुख रचना है इसके लिए इनको 1995 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था और हिंदी साहित्य में संपूर्ण योगदान के लिए इनको 2005 ईस्वी में कौन सा पुरस्कार दिया गया? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको प्राप्त हुआ था। अब हम अगले कवि के विषय में जान लेते हैं। तो हमारे अगले जो कवि हैं नई कविता के वो है केदारनाथ सिंह। तो इनका जो जन्म हुआ था वो 1934 ईस्वी में, मृत्यु 2018 ईस्वी में हुई थी। इनकी प्रमुख रचनाओं के विषय में अगर मैं कहूँ तो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं अभी, बिल्कुल अभी 1960 ईस्वी, जमीन पक रही है 1980 ईस्वी, यहाँ से देखो 1983 ईस्वी, काल में सारस 1988 ईस्वी, उत्तर कबीर और अन्य कविताएं 1995 ईस्वी, बाघ 1996 ईस्वी और टॉलस्टॉय और साइकिल 2015 ईस्वी की ये प्रमुख रचनाएं हैं। इनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से हैं तो चलिए उनको भी हम जान लेते हैं। काल में अकाल रचना के लिए इनको 1989 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। ये रचना, इस रचना में इनके द्वारा रचित जीवनोत्सव की जो कविताएं हैं उनका संकलन इस रचना में किया गया है। संपूर्ण साहित्य हिंदी साहित्य में अपने संपूर्ण योगदान के लिए इनको 2013 ईस्वी में कौन सा पुरस्कार मिला? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको दिया गया था। बाघ जो है इनके द्वारा रचित एक लंबी कविता है जिसको 21 खंडों में विभाजित किया गया है और इनके द्वारा कविता दशक
साथी और शब्द नामक पत्रिकाओं का संपादन कार्य भी इनके द्वारा किया गया है। उसके बाद हम देखें तो हमारे अगले जो कवि आएंगे वो आएंगे जगदीश गुप्त। तो चलिए इनके विषय में भी हम थोड़ा जान लेते हैं। जगदीश गुप्त का जन्म 1924 ईस्वी में हुआ था, मृत्यु 2001 ईस्वी में हुई है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं नाव के पाँव, शब्ददंश, हिमबद, युगम, छंदसती, गोपा गौतम, बोधि वृक्ष, शंबुक और आदिम एकांत। तो ये इनकी प्रमुख रचनाएं प्राप्त होती हैं। इनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य कौन से हैं, तो चलिए हम उनको जान लेते हैं कि वो कौन से हैं। शंबुक जो है इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना मानी जाती है और इस रचना में इन्होंने भगवान राम की क्या की है, निंदा की है। इनके द्वारा नई कविता नामक एक जो पत्रिका थी उसका संपादन कार्य किया गया। इन्होंने गुजराती और ब्रज भाषा दोनों पर शोध कार्य किया है। हमारे अगले जो प्रमुख कवि आएंगे वो आएंगे जगदीश चतुर्वेदी। इनका जन्म 1929 ईस्वी में और इनकी मृत्यु 2015 ईस्वी में हुई थी। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं इतिहास हंता, डूबते इतिहास का गवाह, नए मसीहा का जन्म, सूर्यपुत्र और पूर्व राग। ये जो है जगदीश चतुर्वेदी की प्रमुख रचनाएं हमें प्राप्त होती हैं और ये जो है कविता आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो कौन? जगदीश चतुर्वेदी। जो जगदीश चतुर्वेदी है, जगदीश चतुर्वेदी, ये कौन से है? कविता आंदोलन के प्रवर्तक हैं। ठीक है। और भारत सरकार के द्वारा 2003 ईस्वी में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। अगले जो हमारे कवि आएंगे वो आएंगे विजयदेव नारायण शाही। तो इनका जन्म 1924 ईस्वी में और मृत्यु 1982 ईस्वी में हुई थी। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो है मछली घर 1966, संवाद तुमसे 1990, अलविदा आवाज़ हमारी आएगी, साखी 1983 ईस्वी। तो ये जो है इनकी प्रमुख रचनाएं प्राप्त होती हैं। तो ये किनके विषय में जान रहे हैं हम? विजयदेव नारायण शाही के विषय में। ये नई कविता काव्य धारा के अंतर्गत नायक के रूप में लघु मानव की स्थापना करने वाले विद्वान माने जाते हैं। तो कौन? विजयदेव नारायण शाही। आधुनिक हिंदी साहित्य में की 3 काव्य धाराओं के अंतर्गत निम्नलिखित 3 नायकों की स्थापना की गई है। तो वो कौन कौन से? जैसे छायावाद में किस नायक की स्थापना हुई है? महामानव के रूप में। प्रगतिवाद में शोषित मानव की स्थापना की गई है और प्रयोगवाद या नई कविता में लघु मानव की स्थापना की गई है। हमारे जो अगले प्रमुख कवि आएंगे वो आएंगे सुदामा पांडे, जो धूमिल है। इनका जन्म 1936 ईस्वी में हुआ था, मृत्यु 1975 ईस्वी में हुई थी। इनकी जो प्रमुख रचनाएं वो कौन कौन सी है? संसद से सड़क तक, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र और कल सुनना मुझे। ये इनकी बहुत ही प्रमुख रचनाएं हैं जो परीक्षा में ज़्यादातर पूछी जाती हैं। उनकी प्रमुख कविताएं कौन कौन सी हैं? रोटी और संसद, पटकथा, नक्सलवादी, किस्सा जनतंत्र और मोचीराम। ये जो है सुदामा पांडे धूमिल की प्रमुख रचनाएं हैं या कहें बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। इनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से हैं? जो कल सुनना मुझे, ये जो है सुदामा पांडे धूमिल की प्रमुख रचना है। इस रचना के लिए इनको 1989 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मृत्यु उपरांत प्रदान किया गया था। इनकी रचनाओं में प्रयुक्त जो शब्द है संसद, जो संसद शब्द है वो किसका प्रतीक है? भारतीय राजनीति का। और जो सड़क शब्द है वो किसका है? आम आदमी का प्रतीक माना जाता है। उसके अलावा हमारे और प्रमुख कवि कौन से हैं? तो वो है दुष्यंत कुमार। दुष्यंत कुमार का जन्म 1933 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1975 ईस्वी में हुई थी। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? सूर्य का स्वागत, आवाज़ों के घेरे, साए में धूप, जलते हुए वन का बसंत, एक कंठ विस्पाई। ये इनकी महत्वपूर्ण रचना है। इस नदी की धार में आग जलनी चाहिए, धूप के धाव, खंडहर बचे हुए हैं और कैसे मंजर। तो ये इनकी प्रमुख रचनाएं हमें जो है प्राप्त होती हैं। इनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से हैं? दुष्यंत कुमार जी हैं, वो हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध गजल लेखक माने जाते हैं। हो गई है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, यह उनके द्वारा रचित सबसे प्रसिद्ध गजल मानी जाती है। यह गजल साए में धूप जो इनकी रचना है उसमें संकलित की गई है।
अगले हमारे जो कवि आएंगे वो आएंगे श्रीकांत वर्मा। तो चलिए श्रीकांत वर्मा से संबंधित कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य हैं तो उनको भी हम जान लेते हैं। श्रीकांत वर्मा का जो जन्म है 1931 ईस्वी में और मृत्यु 1986 ईस्वी में हुई थी। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं तो मगध, दिनारंभ, माया दर्पण, जलसा घर में, आत्मरति और भटका मेघ। तो ये जो है श्रीकांत वर्मा की प्रमुख रचनाएं हमें प्राप्त होती हैं। इनकी जो महत्वपूर्ण तथ्य है तो वो कौन सी, जो मगध रचना है उसके लिए इनको 1987 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। इसके अलावा हमारे और कौन से कवि आते हैं तो इसके अलावा हमारे जो अगले कवि हैं वो लीलाधर जुगड़ी। तो लीलाधर जुगड़ी का जो जन्म हुआ था वो 1936 ईस्वी में हुआ था और अभी ये क्या है, जीवित है। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो कौन सी है तो इनकी जो प्रमुख रचनाएं प्राप्त होती हैं वो है शंखमुखी शिखर पर 1964, नाटक जारी है 1962, इस यात्रा में 1964, रात अभी मौजूद है 1966 ईस्वी, बची हुई पृथ्वी 1966 ईस्वी, घबराए हुए शब्द 1981 ईस्वी, भय भी शक्ति देता है 1991 ईस्वी, महाकाव्य के बिना, अनुभव के आकाश में चांद 1994 ईस्वी, ईश्वर की अध्यक्षता में 1999 ईस्वी, खबर का मुंह विज्ञापन से ढका है 2008 और चुनी हुई कविताएं। तो ये जो है लीलाधर जुगड़ी की प्रमुख रचनाएं हमें प्राप्त होती है। तो इनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से तो उनको जान लेते हैं। अनुभव के आकाश में चांद, जो ये इनकी रचना है उसके लिए इनको 1997 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। और जो ये कवि हैं वो वामपंथी विचारधारा के कवि माने जाते हैं। अगले हमारे जो कवि है वो है चंद्रकांत देवताले। इनका जो जन्म हुआ था 1936 ईस्वी में हुआ था और ये कवि भी अभी जीवित हैं। इनकी प्रमुख रचनाओं को हम देख लेते हैं कि इनकी प्रमुख रचनाएं वो है कौन सी हैं। तो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं लक्कड़ बग्गा हंस रहा है, हड्डियों में छिपा ज्वर, दीवारों पर खून से, रोशनी के मैदान में, आज हर चीज़ में बताई गई थी, आज हर चीज़ में बताई गई थी, उजाड़ में संग्रहालय, भूखंड तप रहा है, पृथ्वी के बेंच, पत्थर फेंक रहा हूँ, इतनी पत्थर रोशनी उसके सामने, और बदला बेहद महंगा सौदा होता है, बदला बेहद महंगा सौदा होता है। तो ये जो है इनकी प्रमुख रचनाएं हमें प्राप्त होती है। तो ये किसके विषय में पढ़ रहे हैं, चंद्रकांत देवताले के विषय में। इनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो कौन से हैं तो उनको देख लेते हैं। पत्थर फेंक रहा हूँ, इस रचना के लिए चंद्रकांत देवताले को 1920 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। इन्होंने जगदीश चतुर्वेदी के साथ मिलकर अकविता आंदोलन को क्या किया था, आगे बढ़ाया था। किसके साथ मिलकर, जगदीश चतुर्वेदी के साथ मिलकर। अगले हमारे जो लेखक है वो है राजेश जोशी। इनका जन्म 1996 ईस्वी, इनका जो जन्म हुआ था वो 1946 ईस्वी में हुआ था और ये भी अभी जीवित कवि हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं तो इनकी जो प्रमुख रचनाएं वो कौन सी हैं तो इनकी जो प्रमुख रचनाएं उनके विषय में हम जान लेते हैं। एक दिन बोलेंगे पेड़, लेबर कॉलोनी के बच्चे, बिजली सुधारने वाले, एक आदिवासी लड़के की इच्छा, समर गाथा, नेपथ्य में हंसी, मिट्टी का चेहरा, दो पंक्तियों के बीच। तो ये इनकी प्रमुख रचनाएं हमें प्राप्त होती हैं। इनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य कौन से हैं कि दो पंक्तियों के बीच ये जो रचना है इसके लिए इनको 2002 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। इन्होंने संस्कृत भाषा के कवि भर्तृहरि द्वारा रचित कविताओं को भूमिका, कल्पतर, यह भी नाम से, और अंग्रेजी के कवि मायकोवस्की द्वारा रचित कविताओं को पतलून, पहिना, बादल नाम से क्या किया, हिंदी में अनुवाद इन्होंने किया है। अब हम आगे देख लेते हैं। हमारे जो अगले कवि आएंगे वो आएंगे उदय प्रकाश। उदय प्रकाश जी का जन्म 1952 ईस्वी में हुआ था और अभी भी ये जीवित कवि हैं। और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं तो सुनो कारीगर, अबूतर कबूतर, रात में हारमोनियम और एक भाषा हुआ करती है। तो ये जो है इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य कौन से हैं कि उदय प्रकाश द्वारा रचित जो महात्मा उपन्यास है इसके लिए इनको 2010 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था।
तो अब ये जो है हमारे नई कविता के प्रमुख जो कवि थे उनके विषय में जाना, उनकी महत्वपूर्ण रचनाओं के बारे में, उनसे संबंधित जो तथ्य थे उनको जाना है। अब ये जो ज्ञानपीठ पुरस्कार जिसको हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं कि किसी न किसी कवि को अपनी रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो ये जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो क्या है, उसको कब शुरू किया गया था, तो चलिए इससे संबंधित हमसे महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं उनको जान लेते हैं। जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये योजना सबसे पहले 1961 ईस्वी में तैयार की गई थी और इस संस्था की स्थापना यानी कि ज्ञानपीठ पुरस्कार की जो संस्था की जो स्थापना है वो 1964 ईस्वी में की गई थी। ज्ञानपीठ पुरस्कार देने की जो शुरुआत है वो 1965 ईस्वी में की गई थी और जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये भारत का एक सर्वोच्च सम्मान है, सर्वोच्च साहित्य सम्मान माना जाता है। कौन सा? ज्ञानपीठ पुरस्कार। यह भारतीय संविधान के द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं में किसी भी एक भाषा के श्रेष्ठ लेखक को प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। हमारे संविधान में 22 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। तो उन 22 भाषाओं में से किसी एक भाषा के जो श्रेष्ठ कवि हैं, सर्वश्रेष्ठ कवि हैं, उसको ये सम्मान हर वर्ष दिया जाता है। इस पुरस्कार में क्या दिया जाता है? तो इस पुरस्कार में 11 लाख रुपए की नगद राशि, एक प्रशस्ति पत्र और वाक देवी की कांस्य प्रतिमा ये जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार के अंतर्गत दी जाती है। उसके अलावा और कौन से महत्वपूर्ण तथ्य हैं तो उनको जान लेते हैं कि ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी साहित्य में अब तक 11 साहित्य में 10 ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हो चुकी हैं। तो अब तक कितने पुरस्कार प्राप्त किए गए हैं? तो अब तक 11 साहित्य में 10 ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं। जैसे सुमित्रा नंदन पंत जी हैं, उनको 1968 ईस्वी में किस रचना के लिए? चितंबरा रचना के लिए ये ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। रामधारी सिंह दिनकर को 1972 ईस्वी में उर्वशी रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। अज्ञे जी को 1978 ईस्वी में कितनी नावों में कितनी बार रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिए गए थे। महात्मा जो महादेवी वर्मा जी हैं उनको 1982 ईस्वी में यामा रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। नरेश मेहता को हिंदी साहित्य में अपने संपूर्ण योगदान के लिए 1992 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो दिया गया था। फिर निर्मल वर्मा जी को भी संपूर्ण योगदान के लिए 1999 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। उसके बाद कुंवर नारायण को 2005 ईस्वी में संपूर्ण योगदान के लिए जो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। श्री लाल शुक्ल जी को संपूर्ण योगदान के लिए 2009 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। अमरकांत को संपूर्ण योगदान के लिए भी 2009 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। केदारनाथ सिंह को संपूर्ण योगदान के लिए 2013 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया और कृष्णा सोबती को भी संपूर्ण योगदान के लिए 2017 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। तो आज के लिए ये जो इतना ही। आज हमारा जो आधुनिक काल था जिसको 6 भागों में बांटा गया था, आज वो पूर्ण हो चुका है। तो कल हम जो अपने नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। आज आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर लिख करके बताइएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, मेरी ये जो सीरीज़ मैंने जो चलाई है हिंदी साहित्य से संबंधित, ये अच्छी लग रही है तो इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो भी स्टूडेंट अपनी CUT की, UGC हिंदी नेट की, TGT PGT हिंदी की या फिर किसी भी स्टेट के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उनका विषय यदि हिंदी है तो वो इन सीरीज़ के माध्यम से अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। जिस भी स्टूडेंट ने मेरा टेलीग्राम चैनल या इंस्टाग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, तो आप वहां जा कर के उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट मेरे इस चैनल पे नए आए हैं तो हमारे ज्ञान गंगा एजुकेशनल चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा करके ऑल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि मैं जो भी नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुँचे। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर और बाय बाय।